नमस्कार। आप सभी का स्वागत है उनकी कलम से हमारी कलम तक के आज के एपिसोड में। ये है उनकी कलम से हमारी कलम तक का 11वां एपिसोड और लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप की तरफ से मैं लाई हूँ आज इस एपिसोड में केदारनाथ अग्रवाल जी के जीवन और साहित्य से जुड़ी हुई कई बहुत इंटरेस्टिंग बातें। और आज मेरे साथ हैं बहुत ही जानी मानी लेखिका कवयित्री संतोष श्रीवास्तव जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और संतोष जी से मैं अनुरोध करूंगी कि वो हमें केदारनाथ जी के बारे में बहुत कुछ बताएं, पर उससे पहले आपको बता देती हूँ केदारनाथ जी के बारे में कुछ बातें जो मैंने पढ़ी थी। केदारनाथ अग्रवाल जी पहली बात तो हिंदी के बहुत ही प्रमुख हिंदी कवियों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 1 अप्रैल को हुआ था 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासन गांव में। उनके पिता हनुमान प्रसाद गुप्ता व माता घसीटो देवी के घर उनका जन्म उनके पिता हनुमान प्रसाद गुप्ता व माता घसीटो देवी जी के घर हुआ था। उनके पिता भी एक कवि थे। केदार जी के पिता स्वयं कवि थे और उनका एक काव्य संकलन मधुरिम के नाम से प्रकाशित भी हुआ था। केदार जी का आरंभिक जीवन कमासन के ग्रामीण माहौल में बीता और शिक्षा दीक्षा की शुरुआत भी वहीं से हुई। तदनंतर अपने चाचा मुकुंद लाल अग्रवाल के संरक्षण में उन्होंने शिक्षा पाई। क्रमशः रायबरेली, कटनी, जबलपुर, इलाहाबाद में उनकी पढ़ाई हुई। इलाहाबाद में बीए की उपाधि हासिल करने के पश्चात कानूनी शिक्षा उन्होंने नागपुर में हासिल की। तत्पश्चात बांदा पहुंचकर वहीं वकालत करने लगे। तो ये था उनका छोटा सा संक्षिप्त सा वर्णन, उनके जीवन की कुछ बातें जो मुझे गूगल पे मिली थी। अब उनकी कलम से हमारी कलम तक पे हम आपसे वो बातें करते हैं जो आपको गूगल पे नहीं मिली। तो आइए उन बातों को जानने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ संतोष जी को। और उससे पहले आपको दे देती हूँ उनका बहुत छोटा परिचय तो नहीं होगा। संतोष जी पिछले 50 वर्षों से लेखन से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, कविता, स्त्री विमर्श, संस्मरण, लघु कथा, साक्षात्कार, आत्मकथा की अब तक 33 किताबें प्रकाशित की हैं। देश विदेश के मिलाकर कुल 30 पुरस्कार उन्हें मिल चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय से पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त है। मुझे जन्म दो माँ, जिसका अनुवाद मैंने किया है, स्त्री के विभिन्न पहलुओं पर आधारित पुस्तक रेफरेंस बुक के रूप में विभिन्न विश्वविद्यालयों में सम्मिलित है। संतोष जी की 6 पुस्तकों पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एमफिल हो चुका है तथा अब तक 7 पीएचडी हो चुकी हैं। कहानी, लघु कथा एवं संस्मरण भारत के विभिन्न विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में कोर्स में लगे हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विश्व भर के प्रकाशन संस्थानों को शोध एवं तकनीकी प्रयोग हेतु देश की उच्च स्तरीय पुस्तकों के अंतर्गत मानवगढ़ की मालविका उपन्यास का चयन हुआ था। बहुचर्चित उपन्यास कैथरीन और नागा साधुओं की रहस्यमयी दुनिया अभी फिलहाल बेस्ट सेलर में गिनी जा चुकी है तथा IBC 24 चैनल के द्वारा सनातन नाम से धारावाहिक 9 एपिसोड में प्रदर्शित किया गया है। लघु कथा सैलाब और गलत पता पर मुंबई दूरदर्शन द्वारा एक टेलीफिल्म का प्रसारण भी किया गया। विभिन्न रचनाओं के अंग्रेजी और उर्दू सहित भारत की सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं। 31 देशों की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक यात्रा कर चुकी हैं संतोष जी। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति एवं हिंदी भवन न्यास द्वारा वर्ष 2024 से संतोष श्रीवास्तव कथा सम्मान की स्थापना उन्होंने की और अब तक भी कर रही हैं। तो ये था परिचय संतोष जी का, और मैं आपको बता दूं कि ये भी उनका संक्षिप्त परिचय है। तो संतोष जी,
इसके आगे केदारनाथ जी के बारे में बताने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ मंच पे। आप आए और हमें इस बहुचर्चित और विख्यात कवि के बारे में और कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। मैं अपने सभी श्रोताओं को, दर्शकों को प्रणाम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ। मैं कविता की बहुत प्रेमी हूँ और कविताओं में खासकर केदारनाथ अग्रवाल जी की कविताओं की मैं बहुत ज्यादा प्रेमी हूँ। मतलब हम उसको फैन बोलते हैं, हम हिंदी में प्रशंसक, प्रेमी इस तरह से बोलते हैं। बात उन दिनों की है जब मुझे प्रमोद वर्मा स्मृति संस्थान ने भिलाई में केदारनाथ अग्रवाल स्मृति सृजनश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया था और मैं गई और मुझे ऐसा लगा कि जैसे एक चैलेंज मेरे सामने आ गया है कि जिस कवि को मैं इतने ज्यादा, जिसकी कविताएं मुझे इतनी अच्छी लग रही हैं, उन कवि ने मुझे, कवि के नाम से मुझे पुरस्कृत करके एक एक भार मेरे ऊपर सौंप दिया है कि मैं उनकी कविताओं में गहरे उतर जाऊं। मैं उनकी कविताओं में गहरे उतरूं, उनको समझूं, उनको पढूं, उनको अपने पाठकों तक पहुंचाऊं ताकि वे भी अच्छे से उसको समझ सकें। और अ, एक छोटा सा उनका कहना चाहूंगी कि दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, दुख ने मुझको जब जब तोड़ा, मैंने अपने टूटेपन को कविता की ममता से जोड़ा। जहां गिरा मैं कविताओं ने मुझे उठाया, हम दोनों ने वहां प्रात का सूर्य उठाया। कविता से कवि का ऐसा नाता सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ अग्रवाल ही रख पाए। अमूमन उनकी हर कविता की गूंज कुछ इसी तरह की है। उनके कविता से इस गहन रिश्ते ने उन्हें समूची धरती से जोड़ दिया है। चाहे वो पर्वत हो, जंगल हो, बादल हो, बिजली हो, आकाश हो, सागर हो और नदी हो। अभी आपने बताया आशा जी कि उनका जन्म बांदा में हुआ था, उसकी कोई खासियत बताएंगी हमें? उसकी खासियत ये है जरूर। कि वहां हाँ, पर मैं आपसे ही केन सुनना नदी बहती चाहूंगी। है। वहां पर केन नदी बहती है और जो केदारनाथ अग्रवाल का जन्म स्थल है, केन नदी बांदा को अपने आगोश में लेकर वो बहती है। और उस केन नदी से केदारनाथ जी को इस कदर प्रेम था कि वे अपनी कविताओं में केन नदी को कभी भूलते नहीं थे। उनके जो मतलब मैं भी, मेरे साथ भी इत्तेफाक हुआ कि ये पुरस्कार जब मिला उसके बाद मेरा बांदा जाना हुआ। और एक शादी के सिलसिले में मैं बांदा गई और केन नदी ने मेरी नजरों को बांध लिया। महसूस कर सकती हूँ कि कितना न बांधा होगा केन ने केदारनाथ को, बल्कि उन्हें तो केन के किनारे का कवि ही कहना अन्यथा न होगा। वे लिखते हैं केन के बारे में, मैं नदी में डूब कर निकल आया, मैं नदी में डूब कर निकल आया, साथ लाया मैं नदी को, अब नदी कवि की नहीं है। इतनी सुंदर पंक्तियां हैं कि मैं नदी में डूब कर निकल आया, साथ लाया मैं नदी को, अब नदी कवि की नहीं है। नदी की लहरों के संग संग बहती चलती थी उनकी कविता। ऐसे थे हमारे केदारनाथ जी। बहुत ही खूबसूरत पंक्ति और इन्हें सुनकर ये प्रतीत होता है, स्पष्ट होता है कि वो प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने नदी के बारे में लिखा और क्या उन्होंने और भी प्रकृति के बारे में लिखा है? और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपको उनके साहित्य में प्रदूषण से मिलती-जुलती उससे उसके दर्द को, प्रदूषण देख के जो दर्द पीड़ा उठती है दिल में, उससे जुड़ती हुई कोई ऐसी कविता आपको दिखाई पड़ती है? बिल्कुल। आ, इस बीच हमारे साथ शेफालिका श्रीवास्तव जी आ गई हैं, शकुंतला मित्तल जी आ गई हैं, मधुलिका सक्सेना जी आ गई। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, सबके बीच बहुत कुछ बोलने में मजा आ रहा है। और हमारे जो और भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, वो भी, उन तक हमारी बात पहुंच रही है, एक बहुत बड़ी बात है।
तो मैंने बताया जैसा कि नदी की लहरों के संग संग बहती चलती थी उनकी कविता। अब नदी कवि की नहीं है, अब नदी कवि की नहीं है, ये उन्होंने लिखा और लिखकर उन्होंने समूची नदी को अपने में समा लिया, एकाकार कर लिया। अद्भुत है केन, नाम ही अद्भुत, अपरिचित, अनजाना सा, किंतु कवि ने केन में समूची दुनिया रच डाली। बेहद एकाकी क्षणों में वे केन से साक्षात्कार करते नजर आते हैं। ये कहते हैं, मतलब वो देखिए, वो नदी में अपनी प्रेमिका भी ढूंढते हैं, और जब प्रेमिका मिल जाती तो वहां वो प्रेमिका की सौतन भी। तो देखो, नदी को प्यार करता प्रेमी, नदी को प्यार करता प्रेमी नदी में सपत्नीक नहाता है। नदी को गुस्सा न सौत पर आता है न प्रेमी पर। नदी को प्यार करता प्रेमी नदी में सपत्नीक नहाता है। नदी को गुस्सा न सौत पर आता है न प्रेमी पर। नदी का पानी प्यार का प्रवाहित पानी है। केन में खोए खोए ही वे मांझी को पुकारते हैं। कहते हैं, मांझी न बजाओ बंशी, मेरा मन डोलता है। मांझी न बजाओ बंशी, मेरा मन डोलता है। मन डोलता जैसे जल डोलता है, जल डोलता जैसे तन डोलता है। मतलब आप शब्दों की गहराई में जाइए। मांझी न बजाओ बंशी, मेरा मन डोलता है। न जाने कितने कवियों ने कितनी तरह की प्रेम कविताएं रची होंगी, पर केदारनाथ अग्रवाल का यह प्रकृति प्रेम, या यूं कह लें कि जो केन प्रेम है, उनकी जो बांदा नदी में बांदा में जो केन नदी बहती थी, उसका जो प्रेम है वो इतना विशाल है कि उसमें पूरी मानवता सिमट आती है। वे कहते हैं, भूल नहीं सकता ये कुछ खुले दिन, भूल नहीं सकता ये कुछ खुले दिन, ओंठ से चूमे गए उजले धुले दिन। भूल नहीं सकता ये कुछ खुले दिन, ओंठ से चूमे गए उजले धुले दिन, जो तुम्हारे साथ बीते रस भरे दिन। जीवन का जो एक कड़वा यथार्थ है, उससे मानव का दो चार होना कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन जो काव्य धारा है कुछ ऐसी कि बाढ़ का एक दृश्य पैदा करती है, और वो बाढ़ का दृश्य हमें भयभीत कर डालता है। देखी होगी बाढ़ तुमने भी। बिल्कुल मैं देखी आगे है। बोलूंगी। हाँ, मैं बोलूंगी, भयभीत कर डालता है वो बाढ़। केन में भी बाढ़ आती है, यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहती है, वहां भी, उसमें भी बरसात के दिनों में बाढ़ आ जाती है, बड़ा भयानक सीन हो जाता है। रास्तों में न शहर में घुस आती है नदी। तो वो कहते हैं कि नाव बांधकर चला गया जीवन का मल्लाह। अब आप देखिए, नाव बांधकर चला गया जीवन का मल्लाह, चढ़ी नदी से उमड़ रही है बंधी नाव की आह। चढ़ी, एक नाव बंधी वाह। हुई है, चढ़ी नदी से उमड़ रही है बंधी नाव की आह। और जैसा कि तुमने सवाल किया प्रदूषण का, कि प्रदूषण के इस युग में जब नदियां मैली, सकरी और जलहीन हो रही हैं, सूख रही हैं, उनमें पानी नहीं रहा है, सिकुड़ रही हैं वो, केदारनाथ जी की काव्यात्मक सोच ने मानो कल्पना कर डाली थी कि एक दिन ऐसा होगा कि इस तरह की स्थिति नदी के साथ पैदा होगी। तो वे भाव विभल हो लिखते हैं, पड़ गया कनक कामनी नदी में, पड़ गया कनक कामनी नदी में, मधुर मलिन रोशनी का लुभावना जाल। पड़ गया कनक कामनी नदी में मधुर मलिन रोशनी का लुभावना जाल। फंस गई हैं उसमें सरल गामिनी मछलियां, फंस गई हैं उसमें सरल गामिनी मछलियां। तो देखिए कि दिनों दिन जो पर्यावरण को लील रहा है, निगल रहा है, मनुष्य की अति लालची जो प्रवृत्ति है, उसी का नतीजा है ये कि नदियां सूख रही हैं और प्रदूषण बढ़ता जा और उसी वजह से बाढ़ भी आ रही है। रहा है। उसकी वजह से बाढ़ भी आ रही है, जंगल काटे जा रहे हैं तो बाढ़ तो आएगी। तो वो हो रहा है, हमें बहुत सजग रहना होगा पर्यावरण को लेके। वे तो संतोष जी, जी, अभी आपने कितनी खूबसूरती से उनके उनके जो व्याख्यान है उनकी कविताओं में, जिस तरह से उन्होंने चीज़ों का वर्णन किया है, उनको बहुत खूबसूरती से आपने आगे रखा। तो इसके साथ साथ ही, क्योंकि इसी के बारे में बात चल रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि केदारनाथ जी का जो शिल्प था, शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य, उसको अगर आप थोड़ा सा और उजागर कर पाएँ
कुछ बता के। बिल्कुल, उनका तो जो काव्य है उसका शिल्प सौंदर्य देखते बनता है, भाव सौंदर्य देखते बनता है। कुछ उदाहरणों से ये बात मैं स्पष्ट करती हूँ कि पहले तो देखिए भाव सौंदर्य देखना इसमें कि जो पर्यावरण का जो प्रदूषण है वो नदियों के पानी को निगल रहा है, किनारे सिमट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, तो वो कहते हैं कि वे केन के लिए तड़प उठते हैं। मतलब मैं आपको उदाहरण दे दे के उनके शिल्प और भाव सौंदर्य को स्पष्ट करूंगी। वे केन नदी के लिए तड़प उठते हैं कि कहीं उस पर भी ना किसी की लालची नजर पड़ जाए। और वो कहते हैं कि केन ने भी जांग ढक ली अपनी, केन ने भी जांग ढक ली अपनी, रात है यह रात अंधेरी रात, रात है यह रात अंधेरी रात। लगता है जैसे केन नदी उनकी प्रेमिका है, जैसे गंगा नदी और शांतनु, आप लोगों ने सुना होगा गंगा नदी और शांतनु का मिलन। आध्यात्म की राह दिखाती जो केन है उसने कितना कुछ लिखवा लिया केदारनाथ अग्रवाल जी से। नदी से जुड़े जितने प्रसंग है, चाहे वो पौराणिक हो, आध्यात्मिक हो या ऐतिहासिक हो, ये यहाँ पर उनकी 2-3 पंक्तियों में उभर कर आ जाते हैं। बांदा और केन से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है खजुराहो। खजुराहो बहुत जी फेमस स्थल है। जिस तरह केदारनाथ की कविताओं में शिल्प सौंदर्य, जो पूछा आपने, शिल्प सौंदर्य, भाव सौंदर्य और प्रेम केली सौंदर्य, प्रेम केली यानी प्रेम की क्रीड़ा, प्रेम केली सौंदर्य है, उसी का मानो मूर्तिमय स्वरूप है खजुराहो के मंदिर। उन्होंने ये कविता लिखी है खजुराहो के मंदिर। वो अपनी कविता से जैसे शब्द चित्र सा अंकित कर देते हैं कि चंदेलों की कला, प्रेम की देन, देवताओं के मंदिर। चंदेलों की कला, प्रेम की देन, देवताओं के मंदिर बने हुए अब भी अनिंदित जो खड़े हैं खजुराहो में। उनको मतलब उनको नींद नहीं आती, अनिंदित, अर्ध अर्ध मतलब आधी पलकें झुकी हैं, ऐसे खड़े हैं खजुराहो में। याद दिलाते हैं हमको उस गए समय की, जब पुरुषों ने उमड़ उमड़ कर, रोमांचित होकर समुद्र सा कुछ कटाक्ष वैभव विलास की कला केली की कामनियों को बाहुपाश में बांध लिया था और भोग संभोग सुरा का सरस पान कर देश काल को, जरा मरण को भुला दिया था। ना आप खजुराहो जाइए तो हम जिसको आज कला कहते हैं, वो उसका उन्होंने एक भोग विलास का स्वरूप वहां देखा और उसके बारे में उन्होंने लिखा है। तो इस तरह वो अपने भाव सौंदर्य को शब्दों के जरिए, शब्दों में चित्रांकित करके प्रस्तुत करते। जैसा कि कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जो हाँ, साधारण इंसान देखता है, जब उसी चीज़ को कवि देखता है तो उन्हें शब्दों में बदल देता है। और ये कितनी खूबसूरत बिल्कुल, बात है। इसीलिए शायद आप बिल्कुल। हम सब कविताएं लिखते हैं और ऐसी कविताएं पढ़ के प्रभावित होते हैं, ऐसे ही लेखक बनते हैं शायद। तो आप किस तरह से, आपने मुझे बहुत कुछ बताया है केदारनाथ जी के बारे में, लेकिन वो पहली कौन सी ऐसी कविता थी, पहला आपका जो पहली बार आपने केदारनाथ जी के साहित्य से को कब पढ़ा था, कब रूबरू हुई थी उससे? मैंने पढ़ा भी है उस कविता को और पढ़ाया भी है सीबीएसई बोर्ड में। अरे मैंने वाह! उसको पढ़ा जब, हाँ, अपने स्कूल के दिनों में। और फिर जब मैं अध्यापन करने लगी सीबीएसई बोर्ड में, तब भी मैंने उस कविता को पढ़ाया। मेरी पाठ्य पुस्तक में केदारनाथ अग्रवाल की बहुचर्चित, बहुप्रशंसित कविता बसंती हवा थी और उसका अरे मैंने वाह! सस्वर पाठ करना सीख लिया था। हाँ, मैं गाती थी उस कविता को। और बाद में जब हम विश्व मैत्री मंच के टूर वगैरह ले जाने लगे, तो हमने वहां पर जब भी मौका मिलता था हम कुछ ना कुछ पंक्तियां इसकी गा देते थे। और उस उम्र में इस कविता ने मुझे इतना लुभाया कि अपनी कविताओं में मैंने भी प्रकृति का मानवीकरण करना सीख लिया, क्योंकि इसमें उन्होंने प्रकृति का मानवीकरण किया है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, जहां से चली मैं जहां को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं।
क्या बात है! मेरी भी ये बहुत पसंदीदा कविता है। संतोष जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं इसे आगे पढ़ लूँ? बिल्कुल, आप इसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, मैं शुरुआत से ही पढ़ लेती हूँ, वैसे भी शुरू बहुत से, हाँ, बड़ी तो शुरू से। नहीं दिख रही है मुझे। हुँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फ़िक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। न घर-बार मेरा, न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की, न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं, जहाँ को गई मैं, शहर गाँव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा। चढ़ी पेड़ महुआ, थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर। चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा, किया कान में कू। उतर कर भगी मैं, हरे खेत पहुंची, वहां गेहुओं में लहर खूब मारी। पहर दो पहर क्या, अनेकों पहर तक इसी में रही। खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया, गिर पर नकलसी, गिरी पर नकलसी, इसी हार को पा, हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, मुझे देखते ही अरहरी न जाई। मनाया बनाया, न मानी, उसे भी न छोड़ा, पथिका रहा था, उसी पर ढकेला। हंसी जोर से मैं, हंसी शब्द शाएं, हंसे लहलहाते हरे खेत सारे। हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी, बसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी। हवा हूँ, हवा में बसंती हवा। क्या बात है! और इतना क्या इतना खूबसूरत रूपक जो इसमें उन्होंने जोड़ा है, वो मैंने कभी देखा नहीं इस तरह का। मतलब नज़रों से बहुत ही गुज़रा होगा, खूबसूरत। मगर इसने बहुत प्रभावित हो गई, जैसे पत्थर लकीरें खुद जाती हैं, ऐसे। बहुत ही खूबसूरत कविता है ये। शकुंतला जी भी कह रही हैं कि बहुत खूबसूरत कविता है। जी, अ, मैंने जब ये कविता सुनी तुमसे और मैंने पढ़ाई भी और पढ़ी भी, तो मैं कवि की लेखनी शब्दों की शक्ति बन अभिव्यक्ति की कगारें तोड़ डालती है। जैसे इतनी सुंदर उन्होंने बसंत ऋतु का इतना सुंदर वर्णन किया है। पाठक रोमांचित हो, आ, बसंत में खो जाएं, बसंत ऋतु में शहर में रहते हुए ताज्जुब नहीं। शब्दों की इसी शक्ति का बयान पाब्लो नेरूदा का नाम सबने सुना होगा। पाब्लो नेरूदा ने अपनी आत्मकथा कानफिएसो के विविदो, यानी इसका हिंदी रूपांतर, हाँ मैंने जिंदगी जी है, इसका हिंदी रूपांतर किया गया है। शब्द ही हैं, वो कहते हैं, शब्द ही हैं जो गाते हैं, उड़ते हैं, उतरते हैं। मैं उनके आगे नतमस्तक हूँ। मैं शब्दों के आगे साष्टांग दंडवत करता हूँ, तब वे मेरी कविता में आरोही बनकर आते हैं। ठीक केदारनाथ जी की कविता में हमें यही सब कुछ नजर आता है। बिल्कुल। केदारनाथ अग्रवाल जो थे, वो युग चेतना के साथ चले, और इसीलिए उनकी कविताओं में युगीन बोध यथार्थ परक होकर उभरा और उनके शिल्प सौंदर्य को कालजयी बना गया। बहुत गजब का उनका लेखन। मतलब आप देखिए, बहुत कठिन शब्द हम झेल नहीं पाते। तुम क्या सोचती हो, बहुत कठिन शब्द सबको समझ में आ जाते होंगे, मुझे लगता है कि ये है ना? कविता है ही इतनी प्यारी और इतने लोगों को पसंद है क्योंकि इसमें उनका रूपक तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन कविता बहुत सरल है, सब पढ़ सकते हैं, सब उसका आनंद ले बहुत सरल सकते कविता और गहरा अर्थ है इसमें। हैं। जी, गहरे गहरे अर्थ हैं अगर आप देखिए तो। मतलब एक बहुत सरल शब्दों में उन्होंने गहरे अर्थ को स्पष्ट किया है। केदारनाथ अग्रवाल जी अपने कदमों से सारी धरती की खाक छान लेते हैं और ढूंढ लेते हैं हृदय के वे सातों भाव, रंग, जो प्रेम, उमंग, आनंद और उल्लास के केंद्र बिंदु हैं। वे अपनी कविताओं में प्रकृति का मानवीकरण, जो अभी प्रस्तुत किया आपने, मनुष्य मात्र से गहरा रिश्ता बना लेते हैं, क्योंकि कविता में आए वे सातों भाव ही तो उस रिश्ते की पूरी पहचान है। हृदय की धड़कन, नस नस में उठा ज्वार,
उमड़े आंसू, छलकी हंसी, ये सारे के सारे जो उत्प्रेरक हैं, इनको उत्प्रेरक कहते हैं, प्रकृति के हर तत्व में उन्हें समेटे हुए हैं। जहां एक और उनकी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर, चंद्र ग्रहण से लौटते वक्त में वे चना का मानवीकरण करते हैं। चना जो होता है ना, मतलब जी खेतों में उगता है, वो लौटते हुए देखते हैं उस खेत को, तो वो उसका मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि देखता हूँ दृश्य अब मैं, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर, इतना बड़ा, एक बीते के बराबर ये हरा ठिंगना चना। आप शब्दों पे जाइए जरा, कि फिर से बोलती हूँ कि देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर ये हरा ठिंगना चना, बांध मुरैठा शीश पर, पगड़ी बांधे मुरैठा, बांध मुरैठा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। उसमें गुलाबी फूल उगते हैं, तो छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा है। वहीं अब देखिए, इसमें उन्होंने खेत में उगे चने की बात कही है, वहीं वे धूप का बिंब भी बड़े उत्प्रेरक रूप में प्रस्तुत करते हैं कि धूप चमकी है चांदी की साड़ी पहने, धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने, मैके में आई बेटी की, मैके में आई बेटी की तरह मगन है, बहुत खिल के धूप निकली है, बहुत मगन है। और नौजवान का अनूठा बिंब उन्होंने कुछ इस तरह प्रस्तुत किया है कि धूप पिए पानी लेटा है सीना खोले, धूप पिए पानी लेटा है सीना खोले खोले, नौजवान बेटा है युग के श्रमजीवी का, सब मजदूर का बेटा मजदूरी करके सीना खोल के पानी वानी पी के धूप में लेटा है, उसका वर्णन है ये। तो इतना सुंदर उनका रहता है वर्णन, बहुत ही ज्यादा प्रभावित बहुत करता ही, है। जहाँ हम लोग चना देख के उसे खाने की बात करते हैं, वहाँ उन्होंने चने को देख के उसका इतना सुंदर वर्णन कर दिया, हाँ, तो बहुत ही बहुत बड़ी सुंदर। बात है। मैं अभी देख रही हूँ बहुत लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। शकुन मित्तल जी तो हम्म शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, रानी श्रीवास्तव जी हैं, और लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। तो संतोष जी, मैं आपसे निवेदन करूँगी कि आप ये सेशन ख़त्म होने के बाद सबके कमेंट्स पढ़ें, उनका जवाब भी दें, क्योंकि एक एक कमेंट क्या खूब लिखा है। शकुन मित्तल जी ने यहाँ पे लिखा है चंद्र गहना से लौटती बेर, यह भी हमने कक्षा 10 में पढ़ाई है। अच्छा, आपको ये कविता पता है तो आप ज़रूर बताएं इसके बारे में संतोष जी। चंद्र गहना से लौटती नहीं, बेर। मैंने तो नहीं पढ़ाई है, मैंने पढ़ी है। अच्छा। पढ़ाई नहीं मैंने, वो ओके। कह रही है कक्षा 10 में पढ़ाई है शकुंतला जी, जी वो भी तो जी, टीचर उन्होंने रही है। पढ़ाई है शायद। रानी हाँ। रानी श्रीवास्तव जी भी है, हाँ। रानी श्रीवास्तव, सरल शब्दों में गहरे अर्थ होते हैं, बहुत बड़ी कवित्री है हाँ रानी श्रीवास्तव। और इस बार जी हमारे कार्यक्रम में नहीं आ पाई, नहीं तो मिलती, वो दिल्ली में रहती है। अ, अच्छा, केदारनाथ जी में एक खास गुण भी था, वो बड़े बड़े कवियों से, अपने समकालीन कवियों से मिलते जुलते, आप लोग भी मिलते हैं, वो तो हम साहित्यकार एक ही खानदान के होते हैं ऐसा कहते हैं, तो होते ही हैं। तो बांदा में नागार्जुन जब पहुंचे, नागार्जुन कवि है ना, जिन्होंने बादल को घिरते जी देखा है, पढ़ी होगी कविता, जी हाँ। जी, तो ज़रूर। जब वो नागार्जुन बांदा गए, तो ये अपनी केदारनाथ अग्रवाल जी कविता में लिखते हैं, अहो भाग्य जो तुम आए मुझसे मिलने, अहो भाग्य जो तुम आए मुझसे मिलने, इस बांदा में 4 रोज के लिए ठहरने। ऐसा कोई लिखता होगा क्या? बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। अच्छा, फिर वो शमशेर बहादुर सिंह के लिए भी लिखते हैं, ये भी कवि थे बड़े, कि जब शमशेर मेरा दोस्त, कविता उन्होंने एक शीर्षक लिखा शमशेर मेरा दोस्त, तो वे लिखते हैं, तो झट केन को भी संग ले लेते हैं। हम्म, जहां शमशेर के लिए कविता लिखी शमशेर मेरा दोस्त, वहां उन्होंने अपनी केन नदी को भी संग ले लिया, और कहते हैं, शमशेर मेरा दोस्त चलता चला जा रहा है अकेला, शमशेर मेरा दोस्त चलते चला जा रहा है अकेला, कंधे पर लिए नदी, मूड पर धरे नाव। सोचो इनकी कविता, कंधे पर धरे नदी, मूड पर धरे नाव। मतलब इन्होंने केन को जैसे अपनी संगनी बना लिया, जैसे अपना हमसफर बना लिया,
और उसको दोस्ती में भी शामिल करके लिए चलते हैं, है ना? जैसे घर जी। आया दोस्त है उसके संग, तो ऐसे थे केदारनाथ। मतलब बहुत रोचक व्यक्तित्व था उनका, बहुत ही रोचक। वो तो तो उनकी कविताओं को पढ़ के ही पता चलता है, और जितनी सरलता से उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं, उसी प्यार से आप उनका वर्णन भी कर रही हैं संतोष जी। बहुत मजा आ रहा है आपसे उनके बारे में सुन के। और अभी आप खुद भी लिखती हैं। जब मैं आपसे मिली थी, आप उस समय एक उपन्यासकार थी, और उसी समय आपने अपनी कविताएं छपवाने के बारे में सोचा था। उससे पहले आपने कविताएं हम्म, नहीं छपवाई थी। तो आपकी ऐसी कोई कविता है जो केदारनाथ जी से प्रभावित है बहुत ज़्यादा, और जो आप यहाँ पे साझा करना चाहेंगे? देखो केदारनाथ अग्रवाल से तो मेरी सारी कविताएं प्रभावित हैं, और मैं बहुत ज्यादा कविताओं को मैं अपने मन को खुश करने के लिए कविताएं लिखती हूँ। उनको छपाने के लिए या दुनिया तक लाने के लिए मैं मतलब सामने लाने के लिए मैं ऐसे कोशिश नहीं करती हूँ। लेकिन फिर भी मेरे 3 संग्रह निकल आए हैं कविता के, और ये है। मैं केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं के विषय में और कहना चाहूंगी, फिर अपनी कविता बोलूंगी कि उनकी कविताएं जो है समा अभी तक तो हमने उनका प्रकृति प्रेम देखा, केन प्रेम देखा, दोस्ती का प्रेम देखा, है ना, ये सब देखा। लेकिन हमने ये भी देखा आगे चल के कि उनकी जो कविताएं हैं वो समाज के कोने कोने की पड़ताल करती हैं, समाज के कोने कोने की पड़ताल कर सामाजिक एवं सामयिक समस्याओं को टकोरती और खंगालती हैं। ऐसा नहीं कि वो खाली बसंत को और वर्षा को ही याद करते हैं। वो उनकी जो कविताएं हैं वो सामाजिक एवं सामयिक समस्याओं को भी खंगालती चलती हैं, उस तक पहुंचती हैं। तो मैं एक किस्सा बताना चाहूंगी कि जब मैं बांदा की सैर पर थी, मैं बांदा गई थी, तो मुंबई के मेरे जो शुभ चिंतक थे, मैं मुंबई से गई थी बांदा, तो मेरे शुभ चिंतकों ने आगाह किया कि संभल कर जाना संतोष, वहां के तो 12-13 वर्ष के जो लड़के होते हैं उनके पास भी बंदूक तमंचा रहता है, बहुत संभल कर अच्छा। जाना। और वो बंदूक तमंचा लिए घूमते हैं 12-13 साल के लड़के भी। और पूरी बस्ती जो है वो सूदखोरों और आढ़तियों की है। आढ़तिया मतलब जो अ, ब्याज देना और है ना, बहुत सब तरह से शोषण करना गरीबों का। वहां सब, और वहां पे एक संवेदनशील साहित्यकारों की कोई जगह नहीं है, ऐसा मुझे अच्छा। बंबई के लोगों ने कहा। हाँ, तो मैं जब वहां गई तो केदारनाथ के समय भी बांदा का यही रूप था। मतलब मैं गई तक तो केदारनाथ जी नहीं रहे ना, और दुनिया से चले गए, लेकिन वो उनके समय भी यही रूप रहा होगा। यही तमंचा, यही बंदूक, यही आड़ती, यही सूदखोर, वो बस्ती ऐसी है। तो यही रूप था जो उसमें से उन्होंने इतने, मतलब इतने प्रतिकूल वातावरण से उन्होंने जो इतनी खूबसूरत कविताओं को जन्म दिया, ये वाकई काबिले तारीफ है, और बहुत उनकी ज़्यादा। कविता में नजर आती। यानी ऐसी संवेदना शून्य बस्ती में केन के प्रवाह से प्रेरणा पाकर कवि की लिखी कविताओं की हमें दाद देनी पड़ेगी। वहां की जो वहां की मतलब एक डर समाया हुआ है कि ऐसे लोग हैं, ये है वो है, उसको उन्होंने अपनी कविताओं से एक खूबसूरत मोड़ दिया है। और उस वहां की मिट्टी में जो कभी उससे जुड़ते चले गए, या फिर कवि की पारखी नजरों ने उस महक को ढूंढ लिया, बांदा की मिट्टी की महक को ढूंढ लिया, तो उन्होंने कविता लिखी, फूल नहीं रंग बोलते हैं। कविता नहीं है, उनका पूरा काव्य संग्रह है। कि एक कविता है, उस काव्य संग्रह की एक कविता है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, कि धीरे से पांव धरा धरती पर किरणों ने, धीरे से पांव धरा धरती पर किरणों ने, मिट्टी पर दौड़ गया लाल रंग तंबुओं का, मिट्टी पर दौड़ गया लाल रंग तंबुओं का, डालों की डोली में लज्जा के फूल खिले, उषा ने मस्ती से फूलों को चूम लिया, गोरी ने गीतों से सरसों की गोद भरी, गोरी ने सॉरी, हाँ ठीक तो बोला, गोरी ने गीतों से सरसों की गोद भरी, भौरों ने गोरी के गालों को चूम लिया।
कहाँ कहाँ उनकी कल्पनाएं भटकती, पढ़कर ऐसा ऐसा लगता ही नहीं कि ये किसी अक्खड़ जिला बस्ती के कवि की कल्पना है, ऐसे अक्खड़ आड़ती शहर की के कवि की कल्पना है। बसंत ऋतु है, सरसों के फूल खेतों में लहला रहे हैं, और कवि की कल्पना कुछ ऐसी। देखिए आगे, वो और आगे उतरिए उनकी कविता में, इसी कविता में, कि चोली फटी सरस सरसों की, खिल गए फूल, उसकी तुलना उन्होंने की। चोली फटी सरस सरसों की, नीचे गिरा फागुनी लहंगा, ऊपर उड़ी चुनरिया नीली, देखो हुई पहाड़ी आतप तपता। अब वो पहाड़ी जो है, उधर से वो ऋतु उतर रही है और धूप खिल गई है और गर्मियों की शुरुआत हो गई है। तो ये एक बड़ी रसमय कल्पना का बोध कराती हैं ये पंक्तियां। मानो सरसों एक अल्लड़ किशोरी है, वो हमें लुभा रही है और नजरें दौड़ पड़ती हैं दृश्य पथ की ओर। जब हम उनकी कविता पढ़ते हैं तो हमें एक दृश्य सा हमारे सामने खिंच जाता है। क्या तुम्हारे संग भी ऐसे ही होता है पढ़ते हुए? बिल्कुल, बहुत मैं जब हवा हूँ हवा पढ़ रही थी तो भी मैं सब कुछ देख रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं हम्म, सब कुछ देख रही हूँ। इसलिए तो वो बहुत ज़्यादा हम्म, खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि हमारे लिए वो हवा तो एक बहुत ही चंचल मदमाती लड़की है जो घूम रही है मस्त एकदम हवाओं में। तो दृश्य, उनकी कविताएँ बहुत सुंदर दृश्य खींचती हैं। और जैसा आप अभी बहुत। बता रहे थे, मैं उसी जो काव्य संकलन है उसी की एक कविता यहाँ पे पढ़ रही थी। छोटी सी है लेकिन बहुत ही खूबसूरत सी है। एक खिले हाँ। फूल से झाड़ी के एक खिले फूल ने नीली पंखुड़ियों नीली पंखुड़ियों के एक खिले फूल ने आज मुझे काट लिया ओठ से, और मैं अचेत रहा धूप में। बहुत बढ़िया। तो ये इतना छोटा सा पार्ट, इतना छोटा सा भाग पढ़ वो के भी भी। नीला रंग जहर हाँ। जैसा हुआ चाहिए। तो बहुत बढ़िया। हम्म, तो इसमें भी कितना, इतना छोटा सा, मुश्किल से 7 या 8 पंक्तियों में भी कितना सुंदर दृश्य खिंच जाता है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, वो केवल खड़ी बोली के ही कवि नहीं थे, मतलब केवल खड़ी बोली में ही रचना नहीं करते थे, बल्कि उनके काव्य में हमें क्षेत्रीय बोलियां भी नजर आती थी। जैसे वो उनकी कविता ना, अब कहे केदार खरी खरी, इस बात को चरितार्थ करती है कि हुआ, अब मेरे से उच्चारण करते बनेगा, हुआ मजूरहन के बस्ती, हुआ गरीबो रहे जुहाय, पूंजी पतन के कोल्हू माँ कम पैसा माँ पैरे जाए। समझे ना? हम्म, मतलब पूंजीपति का जो कोल्हू है, उसमें जो मजदूर है वो कम पैसों में पेरा जाता है, मतलब मेरा बहुत जाता काम लिया जाता है। हुआ चलती है शोषण चक्की, वहां चलती है शोषण की चक्की, और हुआ हवात है अत्याचार, और वहां पे अत्याचार होता है गरीबों के। हुआ न मालिक ध्यान धरते, चाहे जितनी करो पुकार। ये तो बड़ी इजी है कि वहां पे हाँ, मालिक ध्यान नहीं देता, चाहे जितनी, मतलब उनकी कितना भी काव्य रो लो शैली। शिकायत कर लो। हाँ, जितना भी रो लो शिकायत कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मजदूरों की दशा का उन्होंने बड़े सीधे साधे शब्दों में वर्णन किया है। और तुम्हारी वो कविता जो अभी पढ़ी, वो तो बहुत मजेदार लगी मुझे। बहुत ही अच्छी हाँ, लगी। तो हम्म, वो भी गलती से ही मेरे सामने आ गई थी जब मैं केदारनाथ जी हाँ, के बारे में चीजें ढूंढ रही थी। अरे वाह, ये पढ़ी जा सकती है। बहुत बढ़िया। यदि तो आगे मैं कुछ, देखिए, हाँ, हाँ मैं बोल रही थी, देखिए केदारनाथ बातें की जो करते काव्य करते। शैली है ना, हाँ, जी। हाँ, एक मिनट। केदारनाथ की हाँ। जो काव्य शैली है, वो निश्चय ही हर, हमने देखा कि हर दृश्य को, हर बोली को, हर भाव को, हर कल्पना के दर्शन होते हैं उसमें। पाठक सहजता से काव्य रस में गोते लगाने लगता है, और गहराई में उतरता चला जाता है। अब एक देखो, सरसों के खेत की मेड़ पर बैठे अपनी आंखों के रास्ते अपनी कलम में उतारते कवि के ये भाव बोध बोध अद्भुत है। अब ये अंतिम कविता मैं सुना रही हूँ उनकी, फिर हम और दीगर बात करेंगे। वो कहते हैं कि और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी, देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है,
देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है और सरसों के स्वयंवर से निकलकर अचानक उनका जो विद्रोही स्वर है वो मुखरित हो उठता है और कहते हैं, मेरे खेत में हल चलता है, मेरे खेत में हल चलता है, मैं युग की तंद्रा खोता हूँ, गेहूं चना नहीं बोता हूँ, खूनी अंगारे बोता हूँ। गेहूं चना नहीं बोता हूँ, खूनी अंगारे खुले बोता अंगारे बोता हूँ। हाँ, हूँ। तो बहुत ऐसे थे हमारे कवि केदारनाथ अग्रवाल। क्या बात है। और तो उन्होंने अपनी कलम को पढ़ते-पढ़ते आपको हर किसी रस का स्वाद मिल जाता है। एक तो हर किसी एक मस्ती का स्वाद हाँ, मिल जाता है, प्रेम का स्वाद मिल बिल्कुल। जाता है, प्रकृति का, और साथ में समाज में जो बिखरी हुई कुरीतियाँ हाँ, हैं, हाँ, उनके बिल्कुल, प्रति बिल्कुल। उनकी जो तीखी तीखा स्वर है, उसका भी मज़ा मिल जाता है साथ में। तो मैं वही कह रही थी कि देखिए बातें करते-करते 40 मिनट हो गए और पता ही हाँ, नहीं चला। हमारे साथ अभी भी रानी श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, शेफालिका श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं और अनीता रश्मि जी हैं, जो कहती हैं केदार जी चित्रात्मक लिखते थे। बिल्कुल, उनकी एक-एक कविता जिसका हमने वर्णन यहाँ पे किया, जिसका संतोष जी ने वर्णन किया और जो हमने पढ़ी है, बहुत ही चित्रात्मक है, बहुत ही सुंदर चित्र उकेर देती हैं आँखों के सामने। तो संतोष जी, इतना सब कुछ केदारनाथ जी के बारे में जानने के बाद जाते-जाते थोड़ा-सा और लालच मुझे आ रहा है, और आप जाते-जाते क्या बताना चाहेंगे? केदारनाथ जी के बारे में जी। बोलते ही चले जाएंगे घंटों। जो प्रिय कवि है वो। ओह! अच्छा, उनकी एक बड़ी मजेदार बात है। उनको जब आप पढ़ती हैं तो वो कहते थे कि अगर मैं कवि नहीं होता तो गद्दी पर बैठा दुकान चलाता होता। अग्रवाल थे, ओह! अग्रवाल बनिया हाँ, होता है बढ़िया ना? होते हैं। तो वो कहते थे कि मैं अगर कवि नहीं होता तो गद्दी पर बैठा दुकान चलाता और व्यापार के जितने दांव पेच है सब अपना लेता, लेकिन कविताओं ने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। मुझे दर्शन इतना मिला। और वो कहते थे कि मैं बहुत गहरे से कविता को प्रेम करता हूँ, मैं उसे छोड़ ही नहीं पाता। इतनी जम गई है, इतनी लग गई है कि चाहे कोई पसंद करे या ना पसंद करे मुझे। वह मेरे मानवीय बोध को विकसित करती है। मुझे उसने मनुष्य बनाया है, मैं सर उठा के चलता हूँ। मतलब वो ये मानते क्या हैं बात है! कि मैं जो सर उठा के चलता हूँ, कविताओं ने मुझे ताकत दी कविताओं है। की वजह से। लेकिन ये एक तो और बात है जो आपने सही कहा कि वो अग्रवाल थे, तो वो बनिया थे, और धन्य थे। एक बनिया हमेशा जानता है कि एकदम विपरीत परिस्थितियों में भी फ़ायदा कहाँ से होगा। इसलिए हाँ, इस तरह की जगह में रहते हुए भी उन्होंने उसकी सुंदरता देख ली, केन को देख बिल्कुल। लिया, और चाहे ये मज़ाक की बात बात हो, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में सुंदरता को ढूँढना। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज की बातचीत में। जी, संतोष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया और केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में हमें इतनी सारी खूबसूरत बातें बताई, और ये जो सेशन है यादगार रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे और अब भी जुड़े हुए हैं, रानी श्रीवास्तव जी, अ, शकुन मित्तल जी, अनीता जी, आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक बाद में इसको देखेंगे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि सुनने के बाद अपने कमेंट्स ज़रूर छोड़ें। तो लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप की तरफ से और मेरी ओर से, उनकी कलम से हमारी कलम तक में आप सबका स्वागत है, और आज के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अगली बार आपका फिर इंतज़ार रहेगा। संतोष जी, शुभ रात्रि। बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और इतनी देर तक मुझे सुनने के लिए। हालाँकि मेरे बहुत पसंदीदा कवि थे तो मैं बोलती चली गई। आपने कहा अपनी कविता सुनाओ, तो वो मुझे अभी ठीक नहीं लगा सुनाना। लेकिन मुझे केदारनाथ अग्रवाल जी पे इतना बोलने का मन होता है कि बोलती चली जाऊँ। तो बहुत अच्छा संतोष लगा। जी, हमें बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा आशा। लगा। धन्यवाद संतोष बहुत जी। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।